दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए एक मैं महत्वपूर्ण विषय लेकर आया हूं। आज का विषय है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे साथ पढ़ेंगे। मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा। चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं। भारतीय संविधान का दर्शन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या भारतीय संविधान की उद्देशिका। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिरकार इसे भारतीय संविधान की उद्देशिका क्यों कहते हैं। उद्देशिका हम इसलिए कहते हैं क्योंकि भारतीय संविधान को जिन लक्ष्यों की या उद्देश्यों को प्राप्त करना है और हमारे संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क में जो लक्ष्य थे, संविधान के माध्यम से जिन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना था, उनका सार रूप में इसमें अंतर्निहित किया गया है। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न ये उठता है कि जो उद्देशिका या प्रस्तावना हमें सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, क्या इस रूप में ही हमारी प्रस्तावना या उद्देशिका शुरुआत से थी या थी? सोचिए, विचार कीजिए। मैं आपको बता दूं, शुरुआत में इस तरह से उद्देशिका या प्रस्तावना नहीं थी। तो किस रूप में थी? देखिए, मैं आपको बता दूं, 42वें संविधान संशोधन के बाद इसमें कुछ संशोधन भी हो चुका है, वो बात अलग रही। लेकिन मेरा कहने का सेंस है, इसका आखिरकार स्वरूप कैसा था, आखिरकार दिखाई कैसे देती थी। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका चित्रण आपको सामने दिखा देता हूँ। थोड़ा सा आप देखिए। देखिए, इस रूप में ये हमारी प्रस्तावना शुरुआत में हमको दिखाई देती थी। देखिए, मैं आपको बता दूं, इसको जो लिखा गया है, ये लिखा गया है ओरिजिनल तरीके से लिखा गया है, जिसको हम कैलीग्राफी आर्ट कहते हैं। इसको लिखा किसने था? सोचिए, विचार कीजिए। कई लोगों को पता होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि किसने आखिरकार ये लिखी थी और इस पर चित्रकारी किसने की थी। जिन लोगों को पता हो कमेंट बॉक्स में कीजिए किसने चित्रकारी की थी। तो देखिए, काफी सुंदर देखने में प्रस्तावना या उद्देशिका लग रही है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 4-5 लोगों का काफी महत्वपूर्ण स्थान जाता है। एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी थे, जिन्होंने इस पूरा प्रोजेक्ट को कुछ लोगों को दिया था। तो सबसे पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। लेकिन आखिरकार जिस व्यक्ति ने लिखी है इस प्रस्तावना को और आगे संविधान को लिखा है, काफी महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है, क्योंकि इतना सुंदर सुलेख रूप में और अच्छी तरह से लिखना आजकल जो प्रिंटिंग प्रेस भी नहीं कर पाएंगी, उस तरह से उन्होंने हाथ से लिखा है। तो काफी उनका महत्वपूर्ण योगदान है चित्रकारी में और लिखने में। तो लिखने में किसका योगदान है और चित्रकारी में किसका योगदान है, सबसे पहले हम उन्हीं लोगों को याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लिखने में योगदान, इंग्लिश में लिखने में योगदान सबसे पहले किसका नाम आता है? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इतिहास में क्यों स्थान है? क्योंकि ये कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे। 1901 में इनका जन्म हुआ था। उस समय पर इनके माता पिता की डेथ हो गई थी, तो इनके दादाजी ने ही इनको आगे बढ़ाने का कार्य किया, आगे इनको पाला पोसा और इनको कैलीग्राफी आर्टिस्ट बनाया। और इवन इनके जो दादाजी थे वो भी काफ़ी विद्वान थे और वो है काफ़ी विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने कैलीग्राफी का इनको अध्ययन कराया और बाद में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने सेंट स्टीफन्स जो कॉलेज है दिल्ली में, उसमें उन्होंने कैलीग्राफी आर्टिस्ट को काफ़ी परिपक्व रूप में देखा, समझा और सीखा। ओके स्टूडेंट्स, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान जाता है। इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 1966 में हुई थी। तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के 1-2 वर्ष बाद ही इनकी भी मृत्यु हुई थी। समझे? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का ये काफी सुंदरता से लिखने में, न केवल प्रियम्बल बल्कि पूरे संविधान को इन्होंने लिखा है अपने हाथ से। इस आर्ट को कहते हैं कैलीग्राफी आर्टिस्ट आर्ट। कैलीग्राफी आर्ट क्या होती है? एक विजुअल आर्ट होती है, जो ब्रश के माध्यम से एक पेन की निब एक ब्रश आकार की होती है, उससे लिखने का प्रयास किया जाता है। एक विजुअल आर्ट होती है राइटिंग की। तो कैलीग्राफी के माध्यम से लिखा गया है। ये शुरुआत में प्रिंट नहीं हुई थी ओरिजिनल, बल्कि इसको क्या किया गया था? इसको लिखा गया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में किसने लिखा है? बसंत कृष्ण वैद्य। बसंत कृष्ण वैद्य ने हिंदी में न केवल प्रस्तावना को लिखा है बल्कि आगे का संविधान भी उन्होंने लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में इसको लिखने का इसको संकल्प लिया था, तो उस समय पर बात आई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने पूछा था कि आप अपना वेतनमान क्या लेंगे।
तो देखिए उन्होंने काफी इंटरेस्टिंग जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे नेहरू जी से उन्होंने कहा कि मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, मैं अपने जीवन से काफ़ी खुश हूँ, बस मेरी एक इच्छा है, अगर आप मान लें तो मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो नेहरू जी ने पूछा कौन सी इच्छा है बताइए, आप आपकी पूरी इच्छा का सम्मान किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं संविधान के प्रत्येक पेज पर अपना नाम लिखना चाहता हूँ, छोटा सा नाम ही लिखूंगा, प्रेम लिखूंगा, बस केवल छोटा सा नाम लिखूंगा। और संविधान के जो अंतिम पृष्ठ होगा उस पर मैं अपने दादाजी का भी नाम लिखूंगा, अपना भी नाम लिखूंगा। तो जवाहरलाल नेहरू ने इसको सहज रूप से स्वीकार कर लिया था। तो आप देखेंगे ओरिजिनल संविधान की जो कॉपी देखेंगे, कहीं कहीं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी, उस पर इन्होंने नाम भी अपना लिखने का कार्य किया है, प्रेम नाम लिखा है इनका। तो मैं आपको बता दूं तो इंग्लिश में इन्होंने प्रियम्बल का पेज और आगे के पेज भी इन्होंने लिखने के कार्य किया, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है आपको? मैं आपको थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट इसमें क्रिएट कर दे रहा हूँ। मेरा पर्पज आपको केवल और केवल इसको रटा देना और लिखा देना, केवल ये नहीं है मेरा पर्पज। इस विषय को, ये जो प्रस्तावना है संविधान का सार है, मैं आपकी एक व्यापक समझ और व्यापक रुचि क्रिएट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये सारी चीजें आपको बता दे रहा हूँ। और बसंत कृष्ण वैद्य ने इसको हिंदी में प्रस्तावना को लिखा था और आगे के संविधान के पेज भी लिखे थे। अब बात आती है जो इतनी सुंदर प्रस्तावना में दिख रही है और आगे के जो ओरिजिनल कॉपी में संविधान के सुंदर पेज दिखाई देते हैं, वो उन पर आखिरकार चित्रकारी किसने की है। तो मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने ये संपूर्ण पूरा प्रोजेक्ट जो नंदलाल बोस को दिया था, और नंदलाल बोस अपने आप में काफी बड़े चित्रकार थे, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे, और इन्होंने भी शांति निकेतन के काफी अपने शिष्यों को अपने साथ में लगाया था। शांति निकेतन से जो कई लोग, कई विद्वान जुड़े हुए थे, उनको चित्रकारी के कार्य में जोड़ा था, जिनमें एक प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान जाता है बेहोर राम मनोहर सिन्हा का। बेहोर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने क्या की है, संविधान के जितने भी पेज हैं उन पर चित्रकारी करने का कार्य किया है। समझ रहे ना, इन पर चित्रकारी करने का कार्य किया है। तो कई पेजों पे आपको दिखाई देगा इन चित्रकारों का नाम, बेहोर राम मनोहर सिन्हा का नाम तो आपको लिखा दिखाई देगा, लेकिन इसके अलावा और भी चित्रकार जैसे कृपाल सिंह और भी कई छोटे छोटे चित्रकार थे, कई अच्छे चित्रकार, बड़े विद्वान थे, इनको सबको शामिल किया गया था। तो कुछ पेजों पे अलग अलग चित्रकारों ने भी चित्रकारी की है। ओके, तो उसमें उनका भी नाम लिखा हुआ आपको दिखाई दे जाएगा। तो 4 महत्वपूर्ण लोगों का इसमें काफी लिखने में और चित्रकारी में स्थान जाता है। लिखने में किसका नाम जाता है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने इंग्लिश में लिखा। और इस पर जो है चित्रकारी जो उन्होंने की, किसने की चित्रकारी, बेहोर राम मनोहर सिन्हा ने। और हिंदी में जो कैलीग्राफी की, हिंदी में जो सुलेख रूप में प्रस्तावना और अन्य पेज लिखे हैं, वह बसंत कृष्ण वैद्य ने लिखे थे। और चित्रकारी का जो पूरा प्रोजेक्ट जो था वो नंद लाल बोस को जाता है। सब पूरा प्रमुख रूप से योगदान उन्हीं का था। केबीसी में भी क्वेश्चन आया था कि आखिरकार इस पर चित्रकारी की, संविधान के पेजों पर चित्रकारी किसने की थी। समझ रहे? तो मैंने आपको यहाँ से इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना स्टार्ट किया हूँ। तो चलिए अब आपको इसके बाद में आपको संविधान के उद्देश्य का, मूल उद्देश्य का पर सारी चीजों को लेके आ जाता हूँ, और उद्देश्य का को हम पढ़ने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपको बता दूं उद्देश्य का जो इस रूप में हमें दिखाई देती है वर्तमान में, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया से हमारी संविधान की प्रस्तावना स्टार्ट होती है। और ना केवल हमारे संविधान की प्रस्तावना बल्कि कई देशों की प्रस्तावना, जैसे अमेरिका, जैसे ऑस्ट्रेलिया, कई देशों की प्रस्तावना वी द पीपल या किसी न किसी रूप में पीपल से स्टार्ट होती है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत के लोगों की इस प्रस्तावना में महत्वपूर्ण योगदान जाता है। बेशक चाहे संविधान सभा निर्वाचित न हो, लेकिन संविधान सभा भारतीय लोगों की जन आकांक्षाओं, भारतीय लोगों की इच्छाओं को प्रतिबिंबित करती थी, इसलिए शुरू किया गया है हम भारत के लोग से। लेकिन सोचिए, इस प्रस्तावना को भी बताने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, क्या ये प्रस्तावना शुरुआत में इसी रूप में थी? सोचिए, इस रूप में थी प्रस्तावना? मैं आपको बता दूं इस रूप में नहीं थी। सबसे पहले इसका उद्भव कैसे हुआ, इसका उद्भव मैं आपको बता देता हूँ। इसका उद्भव हुआ जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से। जवाहरलाल नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव या ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया, और इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार कर लिया था या अडॉप्ट कर लिया था संविधान सभा ने। ओके, तो बाद में बी एन राव जो संविधान सभा के सलाहकार थे, उन्होंने क्या किया
कि उसमें मॉडिफिकेशन करते हुए जैसी उस समकालीन आवश्यकताओं को समझते हुए उद्देश्य प्रस्ताव को उन्होंने एक तरह से प्रस्तावना का रूप दिया और उस पर भी चर्चा और बहस वाद विवाद हुआ और बाद में इसे हम जो वर्तमान में देखते हैं जो प्रस्तावना को देखते हैं उस रूप में निकल के आई। बस उसमें कुछ जो शब्द हैं वो है कुछ शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अमेंड कर दिए गए थे और बाकी की पूरी प्रस्तावना उसी रूप में है, उसी स्वरूप में रखने का प्रयास किया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि हम इस संविधान सभा की जो प्रस्तावना संविधान सभा के द्वारा निर्मित जो स्वीकृत जो उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं और बाद में इसे उद्देश्य का भी कह दिया गया, जो संविधान में स्वीकार किया गया है, इसे हमने अडॉप्ट किया है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। जो उसमें कई शब्द उल्लेख है, विचार व्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता वगैरह और भी कई चीज़ों का उल्लेख है, वह सारी चीज़ें तो थी, इसके अलावा और भी कई चीज़ों का उल्लेख इसमें मिल जाता है। हमने उद्देश्य प्रस्ताव में सबसे लास्ट में यह भी कहा था, हमने अपनी प्राचीन भूमि को काफ़ी कुछ सम्मान दिया था और उसमें हमने कहा था कि हमारी जो गौरवपूर्ण संस्कृति है, गौरवपूर्ण स्थान जो हम प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और मानव कल्याण के लिए स्वेच्छा से हम प्रयास करेंगे। ये सारे शब्द भी उद्देश्य प्रस्ताव में उल्लिखित थे, जिनको हमने बाद में मॉडिफाई करके प्रस्तावना का रूप दिया। तो मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आपको और बता देता हूँ, प्रस्तावना को पूरा मैं आपको बताऊंगा। प्रस्तावना को आपने सामने चीज़ें देखी ली होंगी, आपको इस रूप में भी मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको इसके बारे में पूरी चर्चा कर लेता हूँ। तो संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का जो मैंने आपको बताया 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया था और इसे 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया था। ओके, यहाँ तक क्लियर है। मैं आपको बता देता हूँ कि विभिन्न विद्वानों ने, जो स्कॉलर्स हैं, एमिनेंट स्कॉलर्स हैं, उन्होंने इस पर काफ़ी विचार प्रस्तुत किए हैं, उनको भी हम देखेंगे कि इसकी संरचना किस तरह से प्रस्तावना की, इसमें जो शब्दों का उल्लेख किया गया है उन शब्दों का आखिरकार अर्थ क्या है, हम देखने का प्रयास करेंगे कि इस संविधान के जो लक्ष्य हैं, इसमें जो सत्ता या जो सरकार है, इसका लक्ष्य क्या रहेगा, संविधान का क्या लक्ष्य रहेगा, किन लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना है, उन लक्ष्यों को भी लिखा गया है। इसमें हम देखेंगे कि प्रस्तावना में जो संविधान की अधिनियम की तारीख का भी उल्लेख है वो भी हम देखेंगे और आगे हम पर चर्चा करेंगे कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने और हमारी जो न्यायपालिका ने समय समय पर क्या विचार प्रस्तुत किए हैं, हम उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको चर्चा कर लेता हूँ कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देश्य का वर्ग विभिन्न विचारकों ने, विभिन्न विद्वानों ने क्या विचार प्रस्तुत किए हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं के.एम. मुंशी जी की। तो के.एम. मुंशी संविधान सभा के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे। उन्होंने कहा था कि जो हमारी प्रस्तावना है या उद्देश्य का है, एक तरह से राजनीतिक जन्म कुंडली है। संविधान की क्या है? राजनीतिक जन्म कुंडली है, पॉलिटिकल होरोस्कोप है। हमारी संपूर्ण राज्य व्यवस्था का प्रतिबिंब इसमें दिखाई देता है। और जन्म कुंडली क्यों कह देते हैं? क्योंकि जन्म कुंडली इसलिए क्योंकि आप देखते हैं कि बालक का जब जन्म होता है तो जन्म कुंडली बनाई जाती है और वह भविष्य को पहले से ही प्रेडिक्ट करने का प्रयास करती है। तो इसी तरह से हम जो प्रस्तावना को देखते हैं तो संविधान के पूरे सार को इसमें अंतर्निहित किया गया है और पूरे संविधान को एक तरह से पहले ही प्रेडिक्ट करने का प्रयास करती है। इसलिए के.एम. मुंशी जी ने इसको क्या कह दिया? पॉलिटिकल होरोस्कोप या राजनीतिक जन्म कुंडली। ठीक है। और ठाकुर दास भार्गव ने इसको क्या कहा था? सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा कहा था। N.A. पालिखीवाला, ये भी एमिनेंट जूरिस्ट थे, इन्होंने कहा कि संविधान का पहचान पत्र है, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या? प्रस्तावना या उद्देश्य का क्या है? आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अब इसके बाद भी और भी कुछ विचारक थे, जैसे पालंदे, इन्होंने कहा था कि पवित्र आदर्शों एवं लक्ष्यों का यह घोषणा पत्र है। पवित्र आदर्श एवं लक्ष्य इसमें संजोए गए हैं, इसका एक घोषणा पत्र है। अर्नेस्ट पार्कर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी, इन्होंने अपनी पुस्तक में संविधान की कुंजी कह दिया। ग्रेनविले ऑस्टिन ने इसे आधारभूत रूप से सामाजिक दस्तावेज कह दिया और M.B. पायली ने तो इसको थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में ही, थोड़ा सा दूसरे स्वरूप में ही सही, लेकिन इसको वकीलों का स्वर्ग तक कह दिया। समझ रहे? तो इस पर विभिन्न विचारकों ने अलग अलग अपने मत व्यक्त किए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने आपको पहले भी चर्चा कर ली है कि मूल संविधान के अन्य पृष्ठों के साथ ही प्रस्तावना के पृष्ठ को जबलपुर के बेहोर राम मनोहर सिन्हा ने आचार्य नंदलाल बोस के साथ मिलकर डिजाइन और सजावट की थी। तो डिजाइन और सजावट का कार्य किसने किया? मूल रूप से
बेहोर राम मनोहर सिन्हा, जो बेहोर राम मनोहर सिन्हा जबलपुर के थे और शांति निकेतन से जुड़े हुए थे, और नंदलाल बोस जो इस प्रोजेक्ट के पूरे हेड थे, उनके साथ मिलकर एक तरह थे, उनके अंतर्गत इन्होंने पूरी इसकी सजावट करने का कार्य किया था प्रस्तावना का, और आगे की पेजों की भी सजावट आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं प्रस्तावना या उद्देश्य की संरचना की। तो संरचना की बात मैं करूँ आपको प्रस्तावना की, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस संरचना में आपको सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्वरूप, सत्ता का लक्ष्य और संविधान के अधिनियम की तारीख इसमें आपको दिखाई देती है। सत्ता या सोर्स ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी का सोर्स क्या है, इस संविधान की सत्ता आखिरकार कैसे है, और हमने जो सत्ता बाद में जो हमने सरकार को पूरी सत्ता सौंपी है, तो आखिरकार उसका सोर्स कौन है, सोर्स किसका, संविधान का भी सोर्स कौन है, और जो शक्ति मिली है सरकार को उसका भी सोर्स कौन है आखिरकार। तो एक सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है, जनता, जिसका उल्लेख किया गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स हम भारत के लोग से ही संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है। तो सत्ता का सोर्स या सोर्स ऑफ अथॉरिटी या सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, हम भारत के लोग, अर्थात संपूर्ण सत्ता या संपूर्ण शक्ति आखिरकार किसमें अंतर्निहित होगी, हम भारत के लोगों में, भारत की जनता में, और भारत की जनता के प्रति ही आखिरकार सभी पूरी संपूर्ण सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। किस तरह से, हम देखते हैं आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 क्लॉज 3 में क्या है कि जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बनाई गई है। तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बताई गई है, तो लोकसभा का निर्वाचन तो भारतीय जनता ने किया है, भारतीय जनता ने इसका निर्वाचन किया है, डायरेक्टली इलेक्ट होती है लोकसभा, और लोकसभा में जो प्रतिनिधि भेजे हैं उनके प्रति अगर जिम्मेदार है मंत्रिपरिषद, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता के प्रति जिम्मेदारी आ जाती है स्पष्ट रूप से, क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों को अगर 5 वर्ष बाद फिर से चुना जाना है, उनको तो जनता के कल्याण को और हितों को ध्यान में रखना ही होगा। तो सत्ता का स्रोत या सोर्स ऑफ अथॉरिटी वी द पीपल ऑफ इंडिया है, हम भारत के लोग हैं। इसके अलावा सत्ता का स्वरूप का भी उल्लेख हमारी प्रस्तावना में किया गया है। सत्ता का स्वरूप क्या है, क्या उल्लेख है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है प्रस्तावना में, तो ये क्या है, सत्ता का स्वरूप दिया गया है। तो सत्ता का स्वरूप या नेचर ऑफ अथॉरिटी क्या है, संपूर्ण, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये क्या है, राज्य का स्वरूप है या सत्ता का स्वरूप है। तो अब देखते हैं इस सत्ता का जो स्वरूप है, इसमें जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उनको हम थोड़ा सा संक्षेप में समझ लेते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आखिरकार अर्थ क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सोवरेन, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, सोवरेन। देखिए इंग्लिश में देख लीजिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व्ड टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ओके, सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, एक क्या है, सत्ता का स्वरूप है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सोवरेन का अर्थ क्या है, हमने पहले भी समझा था, अभी भी हम समझ लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या सोवरेन या इसको संप्रभुता का अर्थ क्या कहते हैं कि हम बाह्य रूप से स्वतंत्र हों और आंतरिक रूप से भी स्वतंत्र हों। बाह्य रूप से हम किसी भी संगठन के सदस्य बन सकते हैं, किसी भी संगठन की सदस्यता को त्याग कर सकते हैं, और हम किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, संबंध विच्छेद कर सकते हैं, अर्थात हम संपूर्ण रूप से स्वतंत्र विदेशी नीति को अपना सकते हैं। किस तरह से हमको किस देश के साथ संबंध स्थापित करने हैं, किसके साथ विच्छेद करने हैं, किसके साथ हमको सीमित संवाद रखना है, और किसके साथ हमको संबंध सौहार्दपूर्ण बनाने हैं, इसके लिए हमारी स्वतंत्र विदेशी नीति होगी। हम किसी भी हस्तक्षेपों से मुक्त होंगे। जैसे मैं आपको बता दूं, हाल फिलहाल में G7 की सदस्यता की बात चल रही है भारत की, तो कई देश इसका समर्थन कर रहे हैं भारत का, और भारत को इवन इनवाइट कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि भारत G7 की सदस्यता को स्वीकार कर सकता है, लेकिन बाध्य नहीं है कि हम, जरूरी नहीं है कि हम बाध्य रहें। इवन मैं आपको बता दूं, राष्ट्रमंडल की सदस्यता हमने ग्रहण की थी, स्वतंत्रता के बाद हमने राष्ट्रमंडल की भी सदस्यता ग्रहण की थी, तो हमने किसी तरह की संप्रभुता का, एक तरह से संप्रभुता के साथ समझौता नहीं किया था। जवाहरलाल नेहरू जी ने खुद कहा था कि हमने
संप्रभुता के साथ समझौता नहीं किया है, बल्कि एक तरह से हम सांस्कृतिक सह अस्तित्व और जो ब्रिटेन के साथ हमारे लंबे समय से संबंध चले आ रहे हैं, उन्हीं संबंधों को मधुर बनाए रखने के लिए और सामंजस्य और समन्वय बनाए रखने के लिए, सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के साथ एकजुटता को दिखाए रखने के लिए हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, ना कि संप्रभुता के साथ किसी तरह का समझौता कर रहे हैं। वर्तमान में भी हम किसी संगठन का सदस्य बन सकते हैं, संगठन की सदस्यता को त्याग कर सकते हैं, किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं, संबंधों का विच्छेद कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो हम बाह्य रूप से बाह्य हस्तक्षेपों से मुक्त हों। दूसरा, आंतरिक रूप से भी हमें अगर कोई कानून बनाना है, नियम बनाना है, नीति बनानी है, जैसे हम देखते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन बनाया हमने कानून स्वतंत्र रूप से बनाया, किसी देश के दबाव से नहीं बनाया। राइट टू एजुकेशन एक्ट बनाया हमने, कई योजनाएं भी हम चला रहे हैं, जैसे हम कहते हैं जनधन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, हमने कई कार्यक्रम भी अपनाए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, समझ रहे, हमने जो है कई क्षेत्रों में कई नए नए कार्यक्रम हम वर्तमान में भी अपना रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को भी अपनाया है और कई अन्य योजनाओं को अपनाया है। तो एक तरह से हम क्या है, स्वतंत्र रूप से आंतरिक नीतियों को भी निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र हैं। तो संप्रभुता किन दो रूपों में देखी जाती है, बाह्य हस्तक्षेपों से मुक्ति और आंतरिक रूप से भी हम स्वतंत्र रहे, इस रूप में हम संप्रभुता को देखते हैं, सोवरेनिटी को हम देखते हैं। दूसरा शब्द क्या है, सत्ता के स्वरूप में समाजवादी। समाजवादी का आखिरकार क्या अर्थ होता है, सोशलिस्ट या समाजवादी का क्या अर्थ होता है, तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर समाजवादी का अर्थ काफी व्यापक है, अगले पेज पर है, फिर दोबारा से मैं इसी पेज पे आ जाऊंगा। समाजवादी का अर्थ में काफी व्यापक है और मैं आपको बता देता हूँ। समाजवाद शब्द प्रस्तावना या उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। समाजवाद की परिभाषा को हम स्पष्ट रूप से नहीं बता सकते, क्योंकि समाजवाद काफी व्यापक रूप में देखा जाता है। फिर भी हम समाजवाद को सामाजिक और आर्थिक न्याय एवं शोषणहीन समाज के रूप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं। भारत में समाजवादी और लोकतांत्रिक दोनों शब्दों का प्रयोग प्रस्तावना में किया गया है, अर्थात समाजवादी और लोकतांत्रिक दोनों शब्द कहीं न कहीं एक दूसरे के पूरक हैं। हमने समाजवाद को देखा है सामाजिक और आर्थिक न्याय के रूप में और शोषणहीन समाज की स्थापना के रूप में देखा है, और किसी भी लोकतांत्रिक समाज का भी लक्ष्य आखिरकार यही तो होता है कि हम जन कल्याण को ध्यान में रखें और जनता के कल्याण के लिए हम कार्य करें, जनता के हित के लिए सरकार रहे, जनता के माध्यम से निर्वाचित हो और जनता के कल्याण के लिए वह कार्य करे। तो भारत में समाजवादी और लोकतांत्रिक दोनों शब्दों का प्रयोग पूरक रूप में किया गया है। तो इससे हम काफी कुछ समाजवाद का अर्थ स्पष्ट कर लेते हैं। अब मैं आपको बता दूं, न्यायपालिका ने काफी को स्पष्ट करने का प्रयास किया। संविधान में तो समाजवाद का अर्थ उल्लेख नहीं है, क्लियर नहीं है, यद्यपि समाजवाद काफी संविधान के अनुच्छेदों के माध्यम से स्पष्ट होता है, लेकिन परिभाषा कहीं पे भी नहीं दी गई है। तो मैं आपको बता दूं, 1983 में एक केस आया था, डीएस नकारा बनाम भारत संघ। इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय ने समाजवाद को स्पष्ट करने का प्रयास किया था। उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि समाजवाद का मूल तत्व कमजोर वर्ग और कर्मकारों के जीवन स्तर को उच्च स्तर तक ले जाना है और उनके लिए जन्म से मृत्यु तक सुरक्षा की गारंटी देना है, उनके लिए अच्छे से अच्छे अवसर सुनिश्चित करने हैं, उनके लिए हम अच्छे से अच्छे कार्यस्थल पर अच्छे से अच्छा हम उनका वातावरण प्रदान करने का प्रयास करें। यही आखिरकार एक समाजवाद का लक्ष्य है। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं काफी कम करने का प्रयास किया जाए, आर्थिक समानता एवं आय के समान वितरण को हम सुनिश्चित करने का प्रयास करें, यही समाजवाद है। यह समाजवाद गांधीवाद और मार्क्सवाद का एक अनोखा मिश्रण दिखाई देता है, लेकिन हमने मार्क्स के रूप में मार्क्सवाद जो एक तरह से क्रांति और एक संघर्षपूर्ण क्रांति की बात करता है, हमने उसे स्वीकार नहीं किया है। हमने गांधीवाद की तरफ हम व्यापक रूप से झुके हुए हैं। यही हमारे समाजवाद का स्वरूप है, जिसकी स्थापना हम भारत के संविधान के माध्यम से करना चाहते थे। उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णयों में इसको समय समय पर स्पष्ट करता रहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि समाजवाद का मुख्य उद्देश्य आय, दैट मीन्स इनकम, प्रायस्थिति, दैट मीन्स स्टेटस, और जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना और श्रमजीवी लोगों के उचित जीवन स्तर को सुनिश्चित करना है। यह सभी को अवसर की समानता प्रदान करता है और संकीर्ण स्वार्थों को समाप्त या खत्म करने का प्रयास करता है। तो समाजवाद काफी व्यापक रूप में दिखाई देता है और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे जोड़ा जरूर गया था, लेकिन समाजवाद कहीं न कहीं हमारे संविधान में पहले ही कई अनुच्छेदों में पहले से ही दिखाई पड़ता है, समाजवाद की मूल भावना दिखाई देती है। तो समाजवाद
का हमने अर्थ काफी व्यापक रूप से समझ लिया। शोषण विहीन समाज और समतापरक समाज, जो सामाजिक और आर्थिक भेदभाव कम से कम हो या ना हो, ऐसे समाज की जब भी हम बात करते हैं तो हम समाजवाद की बात करते हैं। तो समाजवाद का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। अब बात है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष को हमने इंग्लिश में सेकुलर ट्रांसलेशन इसका किया है। सेकुलर आखिरकार क्यों यूज किया है, हमने जो है सेकुलरिज्म को हमने पंथ निरपेक्ष ट्रांसलेशन किया है, हमने धर्म निरपेक्ष क्यों नहीं ट्रांसलेट किया है, इसके भी पीछे भी एक कुछ न कुछ भाव अंतर्निहित है। मैं आपको बता दूं कि सेकुलर का अर्थ वैसे हम धर्म निरपेक्ष के रूप में लेते हैं, लेकिन हमने पंथ निरपेक्ष के रूप में इसका ट्रांसलेशन इसलिए किया है कि भारत किसी भी प्रकार से पंथों से निरपेक्ष तो हो सकता है, किसी छोटे पंथ की आइडियोलॉजी से तो मुक्त हो सकता है, लेकिन क्या हम धर्म निरपेक्ष हो सकते हैं? धर्म निरपेक्ष वर्तमान भारत की परंपराओं में हम क्या देखते हैं? हम भारतीय परंपरा में देखते हैं धर्म को पितृ धर्म, हम पत्नी के धर्म को बताते हैं, पुत्र का धर्म बताते हैं। तो ये धर्म किस रूप में? धर्म को हमने किसी रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखा है, बल्कि हम भारतीय परंपरा में धर्म को हम व्यापक रूप में देखते हैं और एक कर्तव्य से ज्यादा जोड़ते हैं। इसलिए हम चाहकर भी इससे कर्तव्य से निरपेक्ष नहीं हो सकते। हम किसी धर्म से या किसी हम संप्रदाय से निरपेक्ष तो हो सकते हैं, लेकिन हम उस रूप में धर्म या कर्तव्य से निरपेक्ष नहीं हो सकते जो हमारी पुरातन परंपरा में संजोया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, इसलिए इसका ट्रांसलेशन पंथों से निरपेक्ष होना बताया था, ना कि कर्तव्य से निरपेक्ष होना। इसलिए धर्म निरपेक्ष नहीं लिखा गया है प्रस्तावना में, बल्कि पंथ निरपेक्ष लिखा गया है या सेकुलर लिखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान फिर भी भारतीय राज्य का कोई धर्म होगा ऐसी बात का उल्लेख नहीं करता है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ हम कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से समानार्थी रूप में धर्म निरपेक्ष से लेते हैं, हालांकि हम कर्तव्य से निरपेक्ष नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर होंगी। पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष का आशय ये होता है, जब हम समानार्थी रूप में लेते हैं तो ये अर्थ होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन राज्य सभी धर्मों को समान रूप से प्रोत्साहित करेगा, समान रूप से संरक्षण प्रदान करेगा। जैसे हम देखते हैं कि कैलाश मानसरोवर के लिए भी हमको क्या है कि काफी सरकार जो है सहायता प्रदान करती है, और हज यात्रा का जो हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके लिए भी हज यात्रा के लिए भी जो है सब्सिडी प्रदान करती है, और अन्य धर्मों को भी जो है समय समय पर और अन्य चीजों के लिए सब्सिडी प्रदान करने का कार्य करती है। तो आखिरकार हम कहते हैं कि क्या कहते हैं कि सभी धर्मों का समान रूप से संरक्षण किया जाता है, यद्यपि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। तो संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष हमने शब्दों को समझ लिया। और पंथ निरपेक्ष भी मैं आपको बता दूं 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 1976 में पंथ निरपेक्ष शब्द को भी हमने इसमें संविधान की प्रस्तावना में इंसर्ट किया था, इसमें हमने डाला था, इसमें इसका हमने उल्लेख किया था समाजवादी के साथ साथ पंथ निरपेक्ष का भी। अब मैं आपको बता दूं एक और स्वरूप दिखाया गया है, स्वरूप का एक और तत्व है, सत्ता का स्वरूप का एक और तत्व है, क्या है वह है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब ये लोकतंत्रात्मक गणराज्य क्या होता है? लोकतंत्र को तो बहुत हम समझते हैं कि आखिरकार जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, और अब्राहम लिंकन की परिभाषा को हम अच्छे से समझते हैं। लोकतांत्रिक भावनाओं के अनुसार कार्य करे सरकार, समय समय पर सरकार निर्वाचित की जाए, इसे हम लोकतांत्रिक स्वरूप में देखते हैं। लेकिन इस गणराज्य का स्वरूप क्या होता है? रिपब्लिक का अर्थ क्या होता है? सोचिए, मैं आपको बता दूं रिपब्लिक का अर्थ होता है कि जो हेड ऑफ स्टेट होगा, राज्य का जो प्रमुख होगा, वो क्या होगा? इलेक्टेड होगा। राज्य का प्रमुख कौन है भारत में? राज्य का प्रमुख कौन है? राज्य का प्रमुख है राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पर ही राज्य के सारे कार्य संचालित किए जाते हैं। और सरकार का प्रमुख कौन है? सरकार का प्रमुख हमारे यहाँ पे दिखाई देता है प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रमुख कौन है? वास्तविक प्रमुख है प्रधानमंत्री। और जो वैधानिक प्रमुख या हमको डीजोर कहते हैं, डीजोर हेड कौन है? भारतीय जो व्यवस्था है उनमें उसमें डीजोर हेड कौन दिखाई देता है? वो दिखाई देता है हमारे भारतीय संविधान में। हम क्या देखते हैं? भारत का राष्ट्रपति डीजोर या आलंकारिक प्रमुख है या नाम मात्र का प्रमुख है। तो बात क्या आ जाती है भारत के राष्ट्रपति की? तो भारत का राष्ट्रपति भी निर्वाचित है, आपको बताया, इलेक्टेड होता है। इनडायरेक्ट बेशक इलेक्शन हो, लेकिन इलेक्शन तो होता ही है। किस प्रक्रिया से होता है? सोचिए, एकल संक्रमणी आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर होता है। पढ़ाई होगा आर्टिकल 54 में, आप इसका निर्वाचन मंडल भी देखते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। निर्वाचन मंडल में दोनों सदनों के
अर्थात पार्लियामेंट के दोनों सदनों के इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और राज्य विधानसभाओं के भी इलेक्टेड मेंबर्स इसके निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाते हैं। तो हेड ऑफ द स्टेट क्या है, इलेक्टेड है। और हम देखते हैं कि जो सरकार का प्रमुख जो होता है, वास्तविक प्रमुख जो प्रधानमंत्री होता है, वो तो डायरेक्टली इलेक्टेड हो गया आता है। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि राज्य का प्रमुख जो है वो गणराज्य इसलिए कहा जाता है, राज्य को इसलिए गणराज्य कहते हैं क्योंकि हेड ऑफ द स्टेट या राज्य का प्रमुख निर्वाचित है, आनुवंशिक आधार पर नहीं है, किसी राजा का शासन नहीं चल रहा है। हमने क्या किया है, निर्वाचित व्यवस्था को स्वीकार किया है। समझ रहे, ब्रिटेन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। ब्रिटेन में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहां पर राजतंत्र है एक तरह से। हालांकि वहां पर भी सरकार है, सब कुछ निर्वाचित है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। क्योंकि राजा क्या होता है, राजा चुना नहीं जाता है। राजा क्या होता है, पारंपरिक रूप से, आनुवंशिक रूप से वह अपनी सत्ता को संचालित करता है। समझ रहे, आनुवंशिक रूप से जो बनता है, एक ही राजवंश से लोग चुन के आते हैं, राजा या आगे साम्राज्य बनते हैं। समझ रहे, यहाँ तक स्पष्ट है। इसके अलावा सत्ता का लक्ष्य भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिया गया है। तो सत्ता का लक्ष्य क्या होगा, हमारे संविधान का लक्ष्य क्या होगा। हमारे संविधान ने आखिरकार सत्ता किसको दी है, सरकार को दी है। सरकार किन लक्ष्यों को प्राप्त करेगी, उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगी जो हमारी संविधान सभा ने, जिसका हमने सपना देखा था, जिसको हमने कमी महसूस की थी हमने स्वतंत्रता से पहले, उन्हीं लक्ष्यों को निर्धारित किया था। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अथॉरिटी क्या रखी गई है, न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। जो अखंडता शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में जोड़ा गया था, समाजवादी पंथ निर्देश के साथ अखंडता भी। इसके अलावा बंधुता भी लक्ष्य है। समझे ना, तो सत्ता का लक्ष्य या संविधान का लक्ष्य या सरकार का लक्ष्य, ये सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। समझे ना, ये सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। और इन लक्ष्यों में मैं आपको बता दूं, इनकी हम बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। और जिनकी चर्चा करेंगे तो हमें उसमें आना पड़ेगा, दोबारा से प्रस्तावना के टेक्स्ट में आना होगा कि क्या लिखा हुआ है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोlemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic, इसका उल्लेख है। तो आगे हम बात करते हैं लक्ष्यों की, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। न्याय किस तरह का, 3 प्रकार का न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। जवाहरलाल नेहरू जी भी कहते थे, अम्बेडकर जी भी कहते थे, और कई विद्वान भी कहते थे कि बिना सामाजिक आर्थिक न्याय के राजनीतिक न्याय तो खोखला रह जाएगा, राजनीतिक न्याय सुनिश्चित ही नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या दूर करना है, गरीबी, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, इनको दूर करना है। तभी हम सामाजिक और आर्थिक असमानता को दूर करके ही राजनीतिक न्याय को प्राप्त कर पाएंगे। राजनीतिक न्याय का क्या अर्थ होता है कि कोई भी व्यक्ति क्या है कि सरकार में चुने जाने के लिए स्वतंत्र रहे, उसके लिए कुछ प्रक्रिया हो सकती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ना है लोकसभा का, तो 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और राज्यसभा का चुना जाना है तो 30 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। तो एक क्राइटेरिया हो गया। लेकिन कोई भी व्यक्ति निर्वाचित होने के लिए स्वतंत्र है, वो चुनाव लड़ सकता है। अब जीते या नहीं जीते वो अलग बात है। अगर वो कार्य कर रहा है, जनता के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, और उसके अनुकूल परिस्थितियां हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से भी कहीं ना कहीं वह सुदृढ़ है, तो आसानी से वह राजनीतिक रूप से अपना न्याय सुनिश्चित कर सकता है। लेकिन सामाजिक और आर्थिक रूप से उतना सुदृढ़ न हो तो गरीब व्यक्ति आसानी से नहीं चुना जा सकता है। हालांकि अपवाद नहीं है, कई गरीब व्यक्ति भी जो है लोकसभा में और राज्यसभा में बैठे हुए हैं। समझे। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की जाती है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय कैसे होगा, सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित किया गया है हमारे नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से। नीति निर्देशक तत्व आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक उल्लेख है। और नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से वितरणात्मक न्याय या डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय मिल जाता है किसके माध्यम से, डीपीएसपी के माध्यम से। हालांकि डीपीएसपी बाध्य नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बाध्य नहीं है, लेकिन सरकार क्या है, नीति या कानून बनाते समय उनका ध्यान अवश्य रखती है। तो सामाजिक आर्थिक कम से कम विषमता हो और राजनीतिक न्याय के लिए भी अनुकूल परिस्थितियां हो। तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। राजनीतिक न्याय अर्थात चुने जाने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। राजनीतिक हम कोई संगठन बना सकते हैं, पार्टी बना सकते हैं, तो इस तरह से राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो सकता है। अब स्वतंत्रता का भी उल्लेख है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं को उल्लेख किया गया। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। अब विचार की स्वतंत्रता क्या होती है,
देखिए अव्यक्तिक स्वतंत्रता तो सब समझते हैं, वो विचार की स्वतंत्रता आखिरकार क्या होती है? क्या हम मन में जो विचार करते हैं उसकी स्वतंत्रता होती है? बिल्कुल। जो हम मन में कुछ भी विचार कर सकते हैं, अगर हम विचार को कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं किसी नकारात्मक रूप में, तो वह तब तक अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन सोचिए विचार की स्वतंत्रता आखिरकार क्या अर्थ है? देखिए हम विचार करते हैं या हम विचार बनाते हैं, कोई आइडियोलॉजी या विचारधारा को अपनाते हैं, कब अपनाते हैं? जब हमारे मन में कहीं ना कहीं आइडिया आता है। ये आइडिया किसके माध्यम से आता है? सूचना के माध्यम से आता है। आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, आप मीडिया में अगर प्रिंट और न्यूज मीडिया दोनों आप देखते हैं, डिजिटल मीडिया देखते हैं, तो अगर उस सूचना को कहीं मैनिपुलेट किया जाएगा तो आपका विचार परिवर्तित हो सकता है। तो सूचना की स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, समझ रहे? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट भी आ चुका है तो 2005 में, समझ रहे? तो विचार की स्वतंत्रता भी हमारा एक संवैधानिक अधिकार है, हमारा एक तरह से मूलभूत अधिकार है। तो विचार की स्वतंत्रता अर्थात सूचना को मैनिपुलेट नहीं किया जाना चाहिए और हम स्वतंत्र रूप से विचार कर सके। तो विचार अव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते कि हम भाषण की स्वतंत्रता हो, हम कहीं पर भी भाषण दे सके। हालांकि वह भाषण रेस्ट्रिक्टेड होता है आर्टिकल 19(2) में कि हमारा भाषण एक तरह से विदेशों के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहिए, न्यायपालिका की अवमानना नहीं होना चाहिए, अपराध के लिए उद्दीपन नहीं होना चाहिए, और भी कुछ इस तरह के उसमें प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। विचार की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता देख ली। अब व्यक्ति की स्वतंत्रता आप देखते हैं आर्टिकल 19 के अंतर्गत देखते ही है। ओके, अब विचार, अव्यक्ति, विश्वास। विश्वास की स्वतंत्रता क्या होती है? कि हम किसी भी चीज में विश्वास कर सकते हैं। हम फेथ की बात करते हैं तो फेथ अर्थात किसी भी धर्म में हम विश्वास कर सकते हैं, और हम उस किसी भी धर्म को मानने के लिए, विचार करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जिनका उल्लेख आगे आर्टिकल 25 में भी किया गया है। और उपासना की स्वतंत्रता अर्थात राइट टू वर्शिप, हमें पूजा करने की भी स्वतंत्रता दी गई है। तो कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है? 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। इसके अलावा इक्वलिटी की बात की गई है, समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता। संविधान सभा में जब चर्चा हो रही थी तो संविधान विशेषज्ञों ने कहा था कि अब जितनी भी जो चर्चा होती है, जितने भी वाद विवाद होते हैं, उनमें हम उल्लेख करते हैं आखिरकार कि राजकुमारी अमृत कौर, या फिर हम बात कर देते हैं कि कई उपाधियों की बात करते हैं कि संबंधित ये राजा हैं, राजाधिराज उल्लेख कर देते हैं, और भी कई उपाधियों का उल्लेख करते हैं। तो संविधान सभा ने कहा कि आगे आने वाला जो समय है वह लोकतंत्र के लिए, एक परिपक्व लोकतंत्र के लिए एक उचित बन सके, तो इसके लिए जरूरी है कि हम क्या करेंगे? सभी उपाधियों का अंत कर देंगे, किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं रहेगी, बस सैन्य और शिक्षा के क्षेत्र में बनी रहेगी, जैसे प्रोफेसर, डॉक्टर, और इसके अलावा जो मिलिट्री में जो उपाधियों का प्रयोग किया जाता है उन उपाधियों का प्रयोग करेंगे, और अन्य उपाधियों का अंत कर देंगे। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा सबकी बराबर होगी, कोई राय बहादुर और कोई राजकुमार, कोई राजा नहीं होगा, बल्कि सब लोग बराबर होंगे। केवल सैन्य और शिक्षा के क्षेत्र में उपाधि दी जाएगी, जो आर्टिकल 18 में इसका प्रावधान दिया गया है आगे संविधान में। और अवसर की समता का भी आप देखते हैं आर्टिकल 16 में, रोजगार वगैरह में ये सब अवसर की समानता प्रदान की गई है। तो हमने प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी समझ ली कि सबका समान सम्मान है और सबको अवसर भी समान मिलेंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। आखिरकार बंधुता का उद्देश्य क्या है? हमारी प्रस्तावना के अनुसार बंधुता या फ्रेटर्निटी का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। क्या उद्देश्य है? व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करना है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करना है। ये बंधुता क्या करती है? व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करती है और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करती है। आप याद कीजिए, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार घोषणा पत्र है 1948 में आया था, उसकी पहला ही आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? ऑल मेन आर इक्वल फ्रॉम बर्थ। सभी मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र और समान होते हैं। कौन सी दृष्टि से? एक तो डिग्निटी की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से, और अधिकारों की दृष्टि से। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 1 में, धारा 1 में क्या कहा गया है? सभी मनुष्य गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से समान और स्वतंत्र होते हैं।
तो यही इसी की कहीं ना कहीं झलक हमारी जो है इसमें भी दिखाई देती है, प्रस्तावना में भी दिखाई देती है। हालांकि हमने क्या किया था, प्रस्तावना को उद्देश्य काल को तो हमने कब अपना लिया था, 22 जनवरी 1947 को ही अपना लिया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से लिया है, लेकिन इसका हमारी संविधान की जो प्रस्तावना है उसका प्रतिबिंब यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी दिखाई देता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है। अब बंधुता, स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व फ्रांसीसी संविधान से कहीं ना कहीं प्रेरित है। फ्रांसीसी संविधान से प्रेरित है। क्या क्या? समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना। यहां तक क्लियर हो गया हुआ। अब हम देख लेते हैं कि आगे क्या उल्लेख है अपनी इस संविधान सभा में। अब दिया गया संविधान को अपनाने की तारीख क्या दी गई है, 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। 26 जनवरी जुबान पे चढ़ी होती है तो वही अक्सर आती रहती है। 26 जनवरी 1950 को ध्यान दीजिए, 26 जनवरी 1950 को तो संविधान लागू हुआ था, कमेंस हुआ था, लेकिन संविधान को कब अपनाया था, कब अधिनियमित किया गया था, वह 26 नवंबर 1949 को अपनाया था। मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी, इसको हिंदी में ये तारीख थी 26 नवंबर 1949 के लिए। ठीक है। को ये तद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। क्या क्या करते हैं? hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution। समझ लें। तो हमने क्या किया, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। कब किया? 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने अधिनियमित किया, हमने इनेक्ट किया था। समझ लें। तो यहाँ तक सारी चीजें मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गई होगी और इसमें कोई डाउट नहीं रह गया होगा। तो एक तरह से संविधान की प्रस्तावना क्या करती है कि उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करने का कार्य करती है। तो मैं आपको बता दूं संविधान की जो प्रस्तावना की जो संरचना है, इसमें सत्ता का स्रोत दैट मीन्स वी द पीपल ऑफ इंडिया और हम भारत के लोग, और इसके अलावा सत्ता का स्वरूप या नेचर ऑफ अथॉरिटी अर्थात जो सरकार का स्वरूप होगा या जो सत्ता का स्वरूप होगा या राज्य का स्वरूप होगा, वह क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। राज्य का स्वरूप क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। इसके अलावा सत्ता का लक्ष्य या राज्य का लक्ष्य क्या होगा? राज्य क्या करेगा, किन लक्ष्यों को प्राप्त कराने का प्रयास करेगा? वह है न्याय, स्वतंत्रता, समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता। इनके लिए राज्य प्रयास करेगा। और राज्य की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति किस रूप में होती है? सरकार में होती है। तो सरकार इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास करेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रस्तावना है, अमेरिकी संविधान पहला संविधान था जो प्रस्तावना से शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं हमने संविधान को हमने संविधान की जो प्रस्तावना की बात की तो कहीं ना कहीं हम अमेरिका से प्रेरित हुए थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि संविधान की प्रस्तावना केवल शुरुआत में हो सकती है अमेरिकी संविधान में, लेकिन अब आधुनिक लोकतंत्रों में कई संविधान की प्रस्तावनाओं में आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो अधिनियम था, स्वतंत्रता से पहले जो अधिनियम था, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम 1919 था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था, 1919 का अधिनियम था। वह अधिनियम सबसे पहले प्रस्तावना के माध्यम से शुरू हुआ था। इवन 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसमें भी प्रस्तावना का उल्लेख नहीं था, प्रस्तावना नहीं थी वह। लेकिन वह प्रस्तावना ये प्रस्तावना नहीं थी, वो प्रस्तावना उस अधिनियम की प्रस्तावना थी। 1919 का जो अधिनियम था उसकी प्रस्तावना थी। तो ये प्रस्तावना उस प्रस्तावना से अलग है। हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में वो जो स्टार्ट होता है, जो प्रारंभ होता है, वह प्रस्तावना से प्रारंभ होता है। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम आ जाते हैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर। ये महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? देखिए हमने इतनी चर्चा पर चर्चा करी और इतने सारे अर्थों को समझा, उद्देश्यों को समझा। अब महत्वपूर्ण बात आ जाती है, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? क्या प्रस्तावना या प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? सोचिए, बेसिक क्वेश्चन उठ रहा है सबसे पहले। क्या ये क्वेश्चन उठना चाहिए? क्वेश्चन तो उठा था सबसे पहले, यह कोर्ट में ही उठा। तो बेरूवारी केस आया था एक 1960 में। तो उसमें कहा गया कि जो उसमें निर्णय दिया गया उसमें कहा गया कि संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना या प्रीएम्बल संविधान का भाग नहीं है, अतः प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता। चूंकि संविधान का भाग नहीं है इसलिए संशोधन कहते गए संसद संशोधन
आर्टिकल 368 के अनुसार जो संसद है वो संविधान में इसमें प्रस्तावना में संशोधन नहीं कर सकती है, संविधान का भाग नहीं है, इसलिए प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें प्रस्तावना का काफी महत्व स्वीकार किया गया था और कहा गया था प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी का कार्य करता है, अर्थात प्रस्तावना के माध्यम से हम संविधान निर्माताओं के विचारों को अच्छे से भलीभांति तरीके से समझ सकते हैं। तो बेरुवारी केस में क्या कहा गया, संविधान का भाग नहीं है प्रस्तावना या प्रीएम्बल, उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की कुंजी है। क्या कहा गया था बेरुवारी केस में, संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क की महत्वपूर्ण रूप से कुंजी है। ठीक है, लेकिन 1973 में ऐतिहासिक केस आया केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती जो केस आया उसमें क्या कहा गया, उसमें पूर्व का जो निर्णय था बेरुवारी जो केस में जो निर्णय आया था उसको पलट दिया। किस को पलट दिया गया, बेरुवारी केस में कहा गया था ना कि संविधान का भाग नहीं है, प्रस्तावना में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो बेरुवारी जो केस का निर्णय था केशवानंद भारती केस में निर्णय बदल दिया गया और कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, और चूंकि संविधान का भाग है इसलिए प्रस्तावना में आर्टिकल 368 के अनुसार संशोधन भी संसद कर सकती है। संसद संविधान की प्रस्तावना में संशोधन भी कर सकती है, जैसे अन्य प्रावधानों में कर सकती है उसी तरह से प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है। तो संविधान में संशोधन की तरह प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु इसके लिए एक शर्त रहती है महत्वपूर्ण रूप से, क्या कि संविधान की आधारभूत संरचना नष्ट नहीं होनी चाहिए। संविधान की आधारभूत संरचना नष्ट नहीं होनी चाहिए, आप संशोधन करो लेकिन संविधान की जो आधारभूत संरचना है नष्ट नहीं होनी चाहिए। अब संविधान की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक स्ट्रक्चर को एक तरह से स्पष्ट कभी कभी कुछ केसों में कहा गया, लेकिन अभी तक उसको स्पष्ट नहीं किया है हमारी न्यायपालिका ने, और न्यायपालिका वहां के माध्यम से कहीं ना कहीं काफी अपनी शक्ति को ग्रहण करती है। तो समझ रहे, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि बेसिक स्ट्रक्चर में कई चीजें समय समय पर बताई है, जैसे समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, इस तरह के कई तत्व हैं जिनमें कुछ संशोधन नहीं किया जा सकता है, मूलभूत संरचना का भाग है, समय समय पर कहा गया है, इस तरह से चीजें आई हैं। तो इस तरह से हमने समझ लिया कि प्रस्तावना को हमने व्यापक रूप से समझने का कार्य किया। हमने देखा कि विभिन्न विद्वानों के क्या विचार हैं प्रस्तावना पर, प्रस्तावना कहाँ से दी गई है, प्रस्तावना की संरचना क्या है, प्रस्तावना का उद्देश्य क्या है, स्वरूप क्या है, लक्ष्य क्या है, ये सारी चीजें संविधान में के जो लक्ष्य हैं सारी चीजें अंतर्निहित हैं। संविधान की अधिनियम की तारीख जो 26 नवंबर 1949 है, इसमें उल्लेखित है क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है यानी ये सारी चीजों को हमने इन सारी चीजों को समझने का प्रयास किया हमने। अब देख लेते हैं प्रस्तावना का महत्व क्या है। प्रस्तावना वर्तमान में तो आप देखते हैं कि केशवानंद भारती केस में संविधान का अभिन्न भाग मांग लिया गया, तो अब प्रस्तावना का महत्व तो सर्वविदित है, लेकिन फिर भी हम व्यापक रूप में प्रस्तावना के महत्व को देख लेते हैं। उद्देश्य का यह प्रस्तावना समकालीन उभरते मुद्दों के में प्रकाश स्तंभ और मार्गदर्शक का कार्य करती है। कई बार जुडिशरी के समक्ष भी कई गंभीर प्रश्न खड़े हो जाते हैं, तो जुडिशरी भी कहाँ से इंस्पिरेशन लेती है, उद्देश्य के माध्यम से लेती है। संविधान के जो उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित किए गए थे उनके माध्यम से कहीं ना कहीं वह मार्गदर्शक का कार्य करती है। उद्देश्य का भारतीय संविधान के उद्देश्य का को अर्नेस्ट वार्कर ने अपनी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में काफी प्रशंसा भी की थी और उद्देश्य को संविधान की कुंजी कह दिया था। अब न्यायपालिका का मत देख लेते हैं, न्यायपालिका ने किस तरह से महत्व को प्रतिपादित किया है प्रस्तावना या प्रियम्बल का या उद्देश्य का को। मैं आपको बता दूं बेरुवारी केस में जो मैंने अभी चर्चा की थी उसमें तो बता ही दिया था कि उद्देश्य का संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क की कुंजी है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य एक केस आया था, उसमें जो है न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा था कि संविधान की उद्देश्य का उन सिद्धांतों का सार या निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। यह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनशील है। तो न्यायपालिका ने इतना महत्वपूर्ण विचार दिया था। बाद में भारती चंद्र बनाम मैसूर राज्य केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को भी उद्देश्य में जो स्थापित उद्देश्य हैं उसी संदर्भ में उचित तरीके से समझाया जाना चाहिए। न्यायपालिका ने ये कह दिया निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को भी हम किस कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे और समझेंगे, हम देखेंगे और समझेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में, उद्देश्य के कॉन्टेक्स्ट में। अब बात करते हैं कि उच्चतम न्यायालय ने
और क्या चीजें कही है। उच्चतम न्यायालय ने हमारे संविधान का प्रसार उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा हुआ है। उच्चतम न्यायालय ने ये भी कहा हमारे संविधान का प्रसार क्या है, उद्देशिका में जो बुनियादी तत्व हैं उनके आधार पर निर्भर है, और यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाएगा तो सारा ढांचा का ढांचा ढह जाएगा और संविधान अपना व्यक्तित्व और अस्तित्व खो देगा, क्योंकि संविधान का पूर्ण कहीं ना कहीं प्रस्तावना में या उद्देशिका में सार भाव अंतर्निहित है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है कि उद्देशिका या प्रस्तावना की आखिरकार लिमिटेशन क्या क्या है, लिमिटेशन या सीमाएं क्या क्या है। देखिए मैंने आपको इस तरह से सारी चीजें बताई हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से उद्देशिका आपको चीजें क्लियर कर देगी। तो प्रस्तावना या उद्देशिका की क्या सीमा है, मेंस में भी क्वेश्चन हो सकता है कि प्रस्तावना या उद्देशिका की क्या सीमा है, क्या महत्व है, और प्रीएम्बल में भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है लिमिटेशन ऑफ प्रीएम्बल क्या है, समझ रहे। तो मैं आपको बता देता हूं कि प्रस्तावना ना तो सरकार की शक्ति का स्रोत है और ना ही सरकार पर सीमाओं का स्रोत है। अर्थात प्रस्तावना क्या करती है, ना तो सरकार को शक्ति देती है और ना ही सरकार की शक्तियों पर ये सीमाएं लगाती है। कैसे, प्रस्तावना तो सरकार की शक्ति का स्रोत है या नहीं है, प्रीएम्बल इज सोर्स ऑफ पावर ऑफ गवर्नमेंट और नॉट, नहीं है। प्रस्तावना संविधान की जो प्रस्तावना है वह सरकार की शक्ति का स्रोत नहीं है। क्यों, सरकार की जो शक्ति का स्रोत है वह है संविधान, और मूल रूप से क्या है, भारत की जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, समझ रहे। तो सरकार को शक्ति अंतिम रूप से कहां से मिलती है, हम भारत के लोगों से, भारत की जनता से, और संविधान के माध्यम से उसको शक्ति प्रदान की गई है। संविधान के माध्यम से सारी चीजों का उल्लेख किया गया है कि सरकार पर क्या सीमाएं होंगी और क्या उसकी स्वतंत्रता होगी, क्या अधिकार होंगे सरकार को, वह संविधान के माध्यम से दिया गया है, ना कि इस प्रीएम्बल अकेले के मात्र से। प्रीएम्बल के माध्यम से, प्रीएम्बल क्या है, सोर्स ऑफ पावर नहीं है, समझ लीजिए। प्रीएम्बल इज नीदर ए सोर्स ऑफ पावर और नॉर ए सोर्स ऑफ लिमिटेशन। यह ना तो कोई शक्ति प्रदान करती है और ना ही कोई कर्तव्य निर्धारित करती है। देखिए सरकार के लिए तो कोई कर्तव्य नहीं निर्धारित नहीं करती है। हम देखते हैं आगे जाके हम देखेंगे कि नीति निर्धारक तत्व हैं वह सरकार के लिए कहीं ना कहीं कर्तव्य या मार्गदर्शक का तो कार्य करते हैं, लेकिन प्रस्तावना तो वह कार्य नहीं करती है। इट नीदर प्रोवाइड्स एनी पावर नॉर इम्पोजेज एनी काइंड ऑफ ड्यूटी। ओके, तो क्या है कि यह नॉन जस्टिसेबल है, अर्थात वाद योग्य नहीं है, अर्थात आप केस नहीं कर सकते। अगर कहीं कोई प्रावधान को स्वीकार नहीं करती है सरकार, या सरकार कोई निर्णय लेती है और आप ये नहीं सहारा ले सकते कि उद्देशिका में या प्रस्तावना में तो ये चीज का उल्लेख ही नहीं है, सरकार ने कैसे ये निर्णय ले लिया, तो आप केस नहीं कर सकते, ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए क्या है, यह नॉन जस्टिसेबल है, अर्थात केस नहीं किया जा सकता है, आप अपील नहीं कर सकते हैं, तो यह वाद योग्य नहीं है। तो ये प्रस्तावना का महत्व तो बहुत है मार्गदर्शक के रूप में, लेकिन प्रस्तावना या उद्देशिका की काफी कुछ सीमाएं भी है। सीमाएं क्या क्या है, प्रस्तावना ना तो सरकार की शक्ति का स्रोत है और ना ही सरकार पर सीमाओं का स्रोत है, यह ना तो कोई शक्ति प्रदान करती है और ना ही कोई कर्तव्य निर्धारित करती है, किस पर, सरकार पर। यह वाद योग्य नहीं है, नॉन जस्टिसेबल है, अर्थात आप जस्टिस इसके आधार पर डिमांड नहीं कर सकते, नॉन जस्टिसेबल है, इट इज नॉन जस्टिसेबल, ये बात योग्य नहीं है, केस नहीं कर सकते हैं, समझे। तो स्टूडेंट्स हमने इन सारी चीजों को समझने का प्रयास किया। क्या क्या समझने का प्रयास किया, हमने पहले देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि प्रस्तावना क्या है, उद्देशिका क्या है, इसके उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, इसकी हमने देखी संरचना, देखी किन किन लोगों का इसकी रचना में, लिखने में, और इसकी जो है इस पर जो चित्रकारी हुई है इसमें किन किन लोगों का योगदान रहा है। आगे हमने सार रूप में पूरी प्रस्तावना को पीपीटी के माध्यम से देखा और समझा कि इसमें क्या क्या विचार हैं, किस किस व्यक्ति के क्या क्या विचार रहे, संरचना किस तरह से रही, उद्देश्य क्या क्या रहे, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग होती है नहीं होती, ये सारी चीजें देखी। हमने समाजवाद को भी व्यापक रूप में समझा और भी शब्दों को हमने समझा, प्रस्तावना के अर्थ को भी हमने, महत्व को भी देखा, प्रस्तावना का महत्व भी देखा, और हमने प्रस्तावना या उद्देशिका की हमने सीमाएं भी देखी। तो इस तरह से हमने काफी व्यापक रूप में प्रस्तावना को देखा। उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। तो चलिए, उम्मीद मैं ये भी कर सकता हूँ कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करेंगे। चलिए, आज का लेक्चर उद्देशिका के साथ समाप्त होता है। काफी महत्वपूर्ण लेक्चर था, उम्मीद है कि आप लोग रिवाइज भी करेंगे, रिवाइज कीजिएगा अच्छे से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नए दिन और नए लेक्चर के साथ हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।